जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब है द फीलिंग ऑफ लव फॉर आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड अ नेशनलिज्म, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना, सम्मान आदर की भावना होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखो यार, जो भी अपने देश के लिए करते हो एक देश प्रेम ही है। तुम्हारे देश के खिलाफ कोई बोल देता है तो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है ना। यही राष्ट्रवाद है यार, यही देश प्रेम, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। सो अब ये देखो, ये जो इसमें पिक्चर है ना, इसमें ये जो कचरा फेंका हुआ है, ये मोनार्ची रूल को शो कर रहा है कि अब मोनार्ची रूल को फेंक दिया गया, हटा दिया गया। और ये जो लोग खड़े हैं ये अब मोनार्ची रूल से आगे निकल चुके हैं। इसके आगे एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है। ये क्या शो कर रही है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शो कर रही है, देखो, मानव अधिकारों के बारे में, और ये बता रही कि लोग उजागर हो चुके हैं, अब लोगों के अंदर एनलाइटमेंट आ चुका है। और ये जो गॉड है ये ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को कि हाँ बच्चों आगे बढ़ो। उसके बाद आता है सबसे पहला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। ये देखो, फ्रांस में तीन तरीके के लोग रहते थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबेलिटी, थर्ड स्टेट जो पुअर लोग थे। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेट वाले रेवोल्यूशन करते हैं 1789 में, और लुई 16 को किंग के रूप से हटा दिया जाता है और वहाँ पर से मोनार्ची खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके देखो, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, फ्लैग आ चुका होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशनल लैंग्वेज हो जाती है, वहाँ पर पावर डायरेक्ट कॉमन पीपल के पास आ जाती है। अभी जो नेशनलिज्म था ये पूरे यूरोप के अंदर फैलने लगता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखो, हब्सबर्ग एम्पायर 18th सेंचुरी में ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो वहीं से स्टार्ट हुई है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे, जहाँ पे सेम काइंड के वहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जो, और उन्हीं में से एक होते हैं मिडिल क्लास। देखो, यहाँ पे तीन टाइप के लोग थे। पहले थे कि आर्टिक्रेट्स, दूसरे थे मिडिल क्लास, तीसरे थे पीजेंट। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे इन्हें के मन में आइडिया आता था कि उन्हें नेशन स्टेट बनाया जाए। ठीक है। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये डिमांड करते हैं दो चीज़ों की, पहला नेशन स्टेट, दूसरा लिबरल। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट का सीधा सा मतलब है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, यानी कि एक राष्ट्र बनाना। और लिबरलिज्म का मतलब होता है कि स्वतंत्रता और हर एक चीज़ में, यानी कि आर्थिक राजनीतिक हर एक चीज़ में समांतर अधिकार देना, यानी इक्वालिटी की ये लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद यानी कि आइडिया आता है, डिमांड कर रहे थे। उसके बाद आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लाता है, उसमें सभी को इक्वालिटी देता है। वहाँ पर जो लोग थे, जो ज़मीनें थी उनकी परमानेंट कर देता है कि हाँ जो जिसकी ज़मीन है उसी की होगी। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये फ्रांस के डिक्टेटर बन बैठता है, तानाशाह राजा बन बैठता है। तो फाइनली क्या होता है कि 1815 में, यानी कि 1815 में क्या होता है कि बैटल ऑफ वाटरलू होती है, जिसमें रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया 4 देश होते हैं। और इसमें जो नेपोलियन होता है वो हार जाता है और नेपोलियन का यहीं पर द एंड हो जाता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है कि ट्रीटी ऑफ वेना। अब इसमें क्या था, रशिया, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, जो 4 देश थे जो लड़ाई लड़े थे, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसमें क्या था कि सारी पावर वापस से मोनार्ची के हाथ में आ जाए, क्योंकि ये लोग मोनार्ची को ही सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो क्या होता है, फ्रांस के अंदर वापस से मोनार्ची आ जाती है। 1815 के बाद जोसेफे मज़ियानी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाना चालू किया, क्योंकि इनको नेशन स्टेट चाहिए था, ना कि मोनार्ची रूल चाहिए था, इन्हें रिपब्लिक कंट्री चाहिए था। तो इसीलिए ये सीक्रेट ग्रुप्स बनाते हैं यूरोप के कई जगहों पर, ये इटली में भी कई जगह बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि ईज ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि जो क्रांति का एक लंबा समय था, 1830 से 1839 तक एक ईज ऑफ रेवोल्यूशन चलता है, जिसमें क्या होता है, सबसे 2 मेन रेवोल्यूशन थे, जिसका जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन। तो जुलाई रेवोल्यूशन क्या होता है? ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन में भी 2 रेवोल्यूशन हुए होते हैं। एक हुआ होता है हमारा बेल्जियम का, और दूसरा जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ रहता है फ्रांस का। तो फ्रांस के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आती है 1815 में, और लुइस फिलिपी वहाँ के नए राजा बनते हैं। और बेल्जियम में क्या होता है कि लोग जो थे वो रिपब्लिक कंट्री, यानी कि रिपब्लिक नेशन बनाते हैं वहाँ पर रेवोल्यूशन के बाद। वहाँ पर वो लोग क्रांति कर देते हैं, और जानते हो कि क्रांति से कोई ना कोई नया रिजल्ट तो मिलता ही है। और इसी के बाद क्या होता है कि बेल्जियम के अंदर रेवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, वहाँ पर नेशन आ जाता है। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा कि ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन क्या था? तो ग्रीक रेवोल्यूशन एक पार्ट, मतलब देखो, पहले तो ग्रीक पार्ट था ऑटोमन एम्पायर का। तो ये क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं इनको सपोर्ट करती हैं, और इसके सपोर्ट से ग्रीक जो होता है एक इंडिपेंडेंट नेशन बन पाता है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आती है कि रोमांटिसिज्म, ये क्या होता है? द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट बाय कल्चर, पोएम, आर्ट। यानी कि देखो, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना अपनी संस्कृति से, पोएम से, आर्ट से जो रिप्रेजेंट करके उजागर की जाए, जाहिर की जाए, या फिर लोगों को एकजुट किया जाए, राष्ट्र बनाया जाए, वही क्या है? रोमांटिसिज्म है। जैसे बहुत जगह पर होता है ना, जैसे इंडिया के अंदर ही हिंदूज़ हैं तो अपने अपने कल्चर को, अपने अपने त्योहारों को अपने हिसाब से मनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि नेशन स्टेट बनाते हैं, हर एक जो कंट्री वाले होते हैं तो अपना अपना कल्चर शो करते हैं ना, तो वही कल्चर से ही एक नेशन बनता है जो कल्चर को शो करे। उसके बाद आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। हंगर, हार्डशिप, हंगर मतलब देखो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आता है, यानी कि आर्थिक तंगी आ जाती है 1830 के अंदर, तो वहाँ पर यूरोप के अंदर। तो रीज़न क्या था? वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है यूरोप के अंदर। तो जाहिर सी बात है यार, जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, जहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ पर बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को रोज़गार भी चाहिए होगा खाने के लिए। तो लोग क्या होते हैं ना कि लोग गाँवों से सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जब सिटी से गाँव की तरफ, मतलब गाँव से सिटी की तरफ आने लगते हैं, तो मतलब कि वहाँ पे भी खाने की कमी हो जाती है, वहाँ पर भी काफ़ी ख़राब व्यवस्था हो जाती है। तो क्या होता है कि जो ब्रिटेन होता है वो फूड एक्सपोर्ट करने लग जाता है लार्जेस्ट क्वांटिटी में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो फ्रांस के जो राजा बने हुए थे उनको हटा दिया जाता है, ठीक। लुइस फिलिपनी जो थे, वो जो फ्रांस के नए राजा बनाए जाते हैं 1815 में, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है और फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली बनाई जाती है 1848 में। अब ये कौन लोग थे? ये वही मिडिल क्लास के लोग थे जो कि फ्रांस के अंदर होते हैं। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये जर्मनी के अंदर, यानी कि मिडिल क्लास, जर्मन, देखो पहले जर्मनी कोई देश नहीं था, या जर्मन रीजन हुआ करता था। तो वहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग थे, नेशन स्टेट और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो डिमांड करते हैं, लेकिन वो पुअर, मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उनको नहीं लेते हैं। तो फिर वो ये दोनों डिमांड लेके राजा के पास जाते हैं। तो राजा क्यों चाहेगा मेरी ताकत किसी और के पास जाए? तो राजा जो होता है वो इनको वहाँ से हटा देता है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये टोटल 831 मेंबर्स होते हैं। ये पुअर लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो और ये फ्रैंकफर्ट चर्च में होता है ये, क्योंकि वहाँ पे उस समय कोई असेंबली तो थी नहीं। तो ये जब राजा के पास जाते हैं तो राजा भगा देता है और ये मूवमेंट जो था ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर गरीब लोगों को मदद ली होती तो शायद मूवमेंट बड़े लेवल पर होता, रिजल्ट कुछ और होता। फिर आता है हमारा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण। देखो पहले जर्मनी कोई देश नहीं था, जर्मन एक रीजन हुआ करता था। यहाँ पर कुछ देश थे, जैसे लैंडलॉर्ड ऑफ प्रूशिया, ऑटोमन एम्पायर, मतलब ऑटोमन बिस्मार्क जो कि सीएम थे ऑटोमन एम्पायर के, और मिलिट्री, ये तीनों लोग मिलकर फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया के खिलाफ जो होता है ना कि वॉर करते हैं ऐसे, ठीक है। और एक लंबी लड़ाई चलती है, ठीक है। और ये जो लड़ाई होती है 7 साल की लड़ाई यहाँ पर होती है। और ये 7 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार 1871 में जो प्रूशिया होता है वो इस युद्ध को जीत जाता है, और आगे चलकर जो प्रूशिया होता है वही क्या बनता है? जर्मनी बनता है, ठीक है, क्योंकि जर्मनी का ही एकीकरण हो रहा था। उसके बाद आता है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो ये जो पिंक वाला रीजन है इसे सर्डेनिया पिगमेंट के नाम जाना जाता है, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया बिस्मार्क, ऑरेंज वाला पॉप, और ब्लूइश वाला जो है वो बर्बन किंग के लोग रूल करते थे। तो एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेपे मजीनी, ये एक सीक्रेट जो ग्रुप्स बना रहे थे। तो यही क्या करते हैं कि जो ये सर्डेनिया पिगमेंट के जो किंग थे उनके पास जाते हैं और यहाँ से एकीकरण स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्रीन वाला रीजन है उस पर, ये जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो थे वहाँ पर इनको कब्जे में लेते हैं। फिर साउथ वाले जो ब्लूइश वाला एरिया इनको कंट्रोल में अपने करते हैं, और लास्ट में जो ये पॉप के कंट्रोल में था तो ये लोग खुद ही सरेंडर कर देते हैं। और लास्ट में जो ये इटली होता है इसका एकीकरण हो जाता है, ये मिल जाता है। उसके बाद आता है कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर 1808, मतलब इंग्लैंड के अंदर 1688 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आ चुके थे, यानी कि राजा के पास कम पावर होगी, बाकी टोटल पावर कॉन्स्टिट्यूशन में होगी। तो इंग्लैंड सबसे पहले क्या करता है कि वेल्स को अपने हिस्से में लेता है। फिर उसके बाद जो स्कॉटलैंड होता है उसके साथ एक ट्रीटी साइन करता है 1707 में, और ये द यूनाइटेड किंगडम बन जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो इसको आयरलैंड था उसको भी ये वॉर करके जीत लेते हैं 1801 में। फिर ये बनते हैं द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ पर ये जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था ये ख़त्म होता है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का क्या मतलब होता है? इंपेरियलिज्म का सीधा सा मतलब यही होता है कि यार देखो अपने देश, देखो नेशनलिज्म का मतलब होता था अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। इसमें क्या होता है कि अपने देश का एक्सपेंडिचर करना, मतलब अपने देश को बढ़ाना, वॉर के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू जब आप लड़ाई करके अपने देश की सीमा को बढ़ाते हैं, वही क्या है? इंपेरियलिज्म है।
जैसे किसी भी देश ने किसी और देश के ऊपर कब्जा किया तो वो क्या कर रहा है, इम्पेरियलिज्म हो रहा है, वहाँ पर इम्पेरियलिज्म कर रहा है, ठीक है। तो इम्पेरियलिज्म का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो देखो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा, तो आप मुझसे कोई भी डाउट हो तो इससे मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।